नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे फिर से जाति जनगणना पर, क्योंकि जाति जनगणना पर कल जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, जहां पर बीजेपी के नेता या उनके जो घटक दल के नेता हैं वो उसके लिए मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, मोदी जी को श्रेय दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में पोस्टर लगा दिए हैं और उनका कहना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी को मजबूर कर देंगे, तो उन्होंने मजबूर कर दिया, इसलिए मोदी सरकार को कास्ट सेंसस का फैसला लेना पड़ा है। तो कुल मिलाकर क्रेडिट वॉर की जंग छिड़ गई है। अब देखते हैं कि जनता उसको कैसे रिएक्ट करते, क्या करते। फिलहाल हम अपने पैनल से आपका परिचय कराते हैं। असीम सर हमारे साथ हैं, सुमित सर, मैंग सर और बिचित सर हमारे साथ हैं। कैफे के दूसरे साथी अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सुमित सर आपसे बात करते हैं कि मेरी आदत है तीसरे चौथे नंबर पे बोलने कोई बात नहीं है। हाँ, पहला 2 मिनट ही बोलेंगे। पहला राउंड जो अगर 2 मिनट दूसरा कर रहा है तो उसके लिए, अगर मैं करूंगा तो मेरे लिए नहीं है। पहला जो 2 मिनट का जो जी फॉलो स्टेटमेंट है कि क्रेडिट वॉर है, श्रेय किसको मिलना चाहिए जनगणना के, जाति जनगणना के आदेश का? देखिए, श्रेय या आपेश की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि 1 साल पहले यही वक्त था, अप्रैल मई जून का 2024 में पीक पे था ये मामला। और उसके बाद परिणाम चुनाव चल रहे थे। अप्रैल में चुनाव शुरू हुए, मई में ख़त्म हुए, जून में रिजल्ट आया और बीजेपी जो 303 पे थी वो 240 पे आई। राहुल गांधी ने 23 में यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, 2 यात्राएं की। उसमें बहुत बड़ी वजह इस चीज़ की थी कि वो कास्ट सेंसस की बात करते आ रहे थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस ने अपने रहते हुए बीते 75 सालों में, अगर कांग्रेस ने 60-65 साल शासन किया तो उन्होंने कभी भी कास्ट सेंसस की बात नहीं की। ये उनको तब समझ में आया कि जब वो विपक्ष में आ गए और उनको लगा कि एक साथ एक जगह पर हिंदू जो है वो लामबंद हो गया है बीजेपी के हिंदुत्व के पीछे। तो राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर ये तोड़ दिखाई दिया कि हमको एक खेल खेलना चाहिए, जो भी उसकी वजह रही हो। तो आज की तारीख में अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसको लागू कर दिया, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अपोजिशन ने प्रेशर क्रिएट किया बीजेपी के ऊपर, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, अखिलेश यादव पीडीए, बिहार का चुनाव सर पे है, बिहार में जाति हम कल भी बात कर चुके हैं, पुरजोर है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं, और ये हम बोलते भी रहे हैं कि बीजेपी से कोर्स करेक्शन सीखना चाहिए लोगों को। जहां बीजेपी को लगता है कि उससे गलती हो रही है, वो अपनी रणनीति बदल लेती है, अपना तरीका बदल लेती है। किसान बिल, सीएए, एनआरसी, भूमि अधिग्रहण बिल, और अब ये 4-5 ऐसे फैसले हुए बीजेपी ने जो लागू कर दिए और फिर उसके बाद पीछे हट गई और बहुत जल्दी फैसले किए और उसको पूरी तरीके से अपने फेवर में ले लिया। सीए से लगा, हाँ, उसमें तो खैर नहीं पीछे हट हुआ। तभी तो नहीं बोलते हैं बाबू। हाँ। विचित्र जी, बचित सर, नहीं हाँ तो हाँ। बचित सर, क्या राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने मजबूर कर दिया मोदी जी को इस फैसले के लिए? अगर मजबूर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर विपक्ष की बात मान ली, तब तो कल को सरकार एक राहुल गांधी को धन्यवाद सरकार को देना चाहिए कि उनकी बात सुन रही है। ये विपक्ष या राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस ने, मोदी सरकार ने किया होगा या उनके दबाव में किया होगा, ऐसा नहीं है। ये इसलिए किया है, 2 चीज़ें तो स्पष्ट दिखती हैं। हम अब पहलगाम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहलगाम से ध्यान डाइवर्ट करने वाली बात में मुझे बहुत दम नहीं दिखता। क्योंकि अगर 2 या 3 दिन बाद अगर कोई भी घटना अगर पाकिस्तान पर हो जाती है, तो हम चाहें या न चाहें पहलगाम का मुद्दा फिर से गर्म हो जाएगा। असल चीज़ है बिहार का चुनाव, और वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ये देख चुकी है कि बिहार जैसे राज्य में वो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं कर सकती, वहाँ जाति के नाम पर ध्रुवीकरण है। प्लस बिहार में जातिगत सर्वे हो चुका है नीतीश कुमार और तेजस्वी के समय में, तो उसमें उसने जातियों की संख्या लगभग जो सही है वो आ चुका है। तो देख चुका है कि वहाँ अगड़ी जातियों के दम पर हम नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी को दलित या ओबीसी वोट नहीं देते हैं। 2024 के चुनाव में जब बीजेपी 240 पर आ गई, आप ही ने जो आंकड़ा दिया है उसी के हिसाब से उसके दलित और ओबीसी वोटों में कमी नहीं आई है। लेकिन इस बात को पक्का कर लेने के लिए कि जीत हमारी हो, संभव है उसने एक चाल चली हो। दूसरी बात, होड़ अगर श्रेय लेने की है, तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब बीजेपी ये मांग करती थी कि जातिगत जनगणना हो। पार्लियामेंट में, सदन में उठ करके बीजेपी के नेता ये मांग करते थे।
लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को नहीं स्वीकार किया। कांग्रेस उस दिन भी इस मांग को स्वीकार कर सकती थी, और अगर की होती 2011 में तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। तब राहुल गांधी स्वयं भी सत्ता पक्ष में ही थे, प्रभावशाली सांसद थे। जब उनमें अध्यादेश फाड़ देने की क्षमता थी तो इस पर भी कुछ प्रभावशाली कदम उठाने की क्षमता हो सकती थी, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। तो इसीलिए मैं श्रेय देने वाला कौन होता हूँ? ये तो जब चुनाव चाहिए, प्रधानमंत्री ने किया है तो उन्हीं को मिलना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि अगर राहुल गांधी के दबाव में अगर ये हुआ तो इसका मतलब है कि मनमोहन सिंह की सरकार क्या बहुत अड़ियल थी? वो लोकतांत्रिक नहीं थी कि विपक्ष के दबाव में आ जाती? विपक्ष उस समय की भी मांग कर रहा था कि जनगणना, विपक्ष क्या बीजेपी कर रही थी, लेकिन आंकड़े नहीं जाहिर हुए। आंकड़े, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की गलती है, वो कांग्रेस ने तो 3 साल तक ही राज किया, लेकिन बाद में जब बीजेपी आई उसने भी उन आंकड़ों को जारी नहीं किया, ये कहकर कि उसमें बहुत त्रुटियां हैं। तो ये मैं श्रेय की बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसमें बहुत गिमिक्स हैं, सबके अपनी अपनी चालें हैं। फिर भी अगर एक व्यक्ति को जाएगा तो जो आदमी जो कदम उठाता है उसको ही जाता है। जैसे आज भी मंडल आयोग किसने लागू किया तो हम तुरंत बीपी सिंह का नाम लेते हैं। हमें जानते हैं कि वो किस दबाव में फैसला लिए, लेकिन फैसला तो उसने लिया था। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है तो ये क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। इनकी बात से आप सहमत हैं? क्या कह रहे हैं, फैसला उन्होंने लिया तो क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए? राहुल गांधी या विपक्ष के जो दूसरे नेता जो 1 साल से लगातार दबाव बना रहे थे, तो उनके हिस्से क्या आएगा फिर? क्रेडिट तो हमें पता है कि जिसको देना है वो ले ही लेगा, चाहे जैसे भी, है ना। और ये अब आप कल से देखिए, कल 4 बजे से पहले जो लोग इसी चीज के खिलाफ थे और उसमें कितनी बुराई है, कि इतना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, खराब कॉन्सेप्ट है वो, 4 बजे के बाद में उस चीज को जो है मास्टर स्ट्रोक बताने लग गए। लेकिन अब उसमें हम इस सब में जो है ना, आपको ये भी, एक तो हम जो उन्होंने बात की है पहलगाम की बात नहीं करेंगे, तो एक टाइमिंग को जो है ना वो नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस बीच में लोग कोई बड़ा फैसला सुनने के इंतजार में थे, वहाँ पर ये एक फैसला आ गया। और जिस तरह से इस फैसले का अनाउंसमेंट हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है। अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कैबिनेट के डिसीजन बता रहे थे, यहाँ सड़क बनेगी, वहाँ रेल बिछेगी, उसके बीच में सडनली वो बोल देते हैं कि जी कास्ट सेंसस होगा। तो अगर जो क्रेडिट की बात है, अगर जो मतलब ये बहुत बड़ा फैसला है, कोई छोटा मोटा एक सरकारी ऑर्डर तो है नहीं। चीज ऐड कर दूं, आपने जो याद दिलाया मुझे, कल हम लोगों ने अपने शो में किया अभी, अश्विनी वैष्णव जब कैबिनेट की पीसी करते हैं तो बकायदा पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है। आजकल वो खड़े होके पावर पॉइंट का वो रिमोट दबा के और पीछे दिखा, पिछले कई साल से ऐसे कर रहे हैं। कल उन्होंने शुरू के CCEA के जितने डिसीजन बताए, वो सड़क रेलवे वाले, वो सब ऐसे ही बताए। लेकिन जब पीसी खत्म हो गई तो अचानक बोले एक बात और कहनी थी। जेब में हाथ डाला उन्होंने कुर्ते में और उन्होंने एक पर्ची निकाली, उसमें 2 पन्ने थे फोल्ड किए हुए, A4 साइज के, 4 बार फोल्ड किए हुए हैं। खोला उन्होंने, पहले उसमें हिंदी में लिखा था, फिर अंग्रेजी में लिखा था, और वो शब्द शब्द पढ़ा उन्होंने, वरना वो हर चीज़ एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बताते हैं, वहाँ देख के ऐसा होगा ऐसा होगा। वो एक लाइन भी इधर से उधर नहीं हुई, जैसे ही खत्म हुआ धन्यवाद कह के चले गए। तो उनको ठीक पीसी शुरू होने के पहले कागज दिया गया तो वो कागज दिया गया, वो पीसी कल 3 से 4 बजे डिले भी हुई थी। बिल्कुल 3 से 4 हो गई कि 4 बजे होगी, पहले 3 बजे। वो तो कैबिनेट में फैसला हुआ। हाँ, और ऊपर में ये बोलना कि आज अनाउंस करना है। इस सरकार में अभी तक जो हमने देखा है, जो रिवाज रहा है, वो सारे बड़े अनाउंसमेंट मोदी जी खुद करते हैं, है ना, पूरा माहौल बना करके। और यहाँ तो कोई मंत्री अपने काम का क्रेडिट लेने की नहीं सोचता। वो इतना बड़ा अनाउंसमेंट अश्विनी वैष्णव जो है ना, ऐसे ही एक सरकारी ऑर्डर की तरह करके चले गए। तो अब वो लगा होगा सरकार में, वो होगी कि भाई मोदी जी से इस टाइम लोग कुछ और सुनना चाहते हैं, वो ये बोलेंगे तो वो शायद मैसेज सही ना दे, तो उन्होंने वो अनाउंसमेंट करा दिया। उन्हें पता था कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, तो वो भले ही एक नॉर्मल सा अनाउंसमेंट करके अश्विनी वैष्णव से ले गए, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कल से पूरे देश में जो है ना वो इस पर चर्चा छिड़ गई है। अब जाही क्रेडिट की बात, तो अब ये तो हम जान रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो पूरा मूवमेंट ये चल रहा था, जो डिमांड चल रही थी, वो बहुत ही प्रखर रूप से राहुल गांधी और अपोजिशन के लोग उठा रहे थे, और बीजेपी उतने ही वेलियंटली इसको जो है वो अपोज कर रही थी। इवन सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया 2021 में कि ये नहीं हो सकता, फीजिबल नहीं है, नहीं करना चाहिए। सडनली जो है ना वो यू टर्न हो गया, और अब उसकी सारी ने तो उन्होंने अब वो अपने इसके लिए कि भाई वो यूजुअल है कि पुरानी कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कब नहीं किया, वो सारी तर्क वितर्क आते रहेंगे। अब चैलेंज, अगर ऑपोजिशन को इससे अब फायदा उठाना है तो चैलेंज उनके सामने है बड़ा, क्योंकि सरकार के पास तो पूरा तंत्र है, सारे भोंपू हैं, सब क्रेडिट दे ही देंगे, सारे देश में फैला ही देंगे कि ये मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। लेकिन अब ऑपोजिशन कितना इसको कैपिटलाइज कर पाता है,
और ये चीज़ वोटर तक और जनता में पहुंचा पाता है कि भाई हमारे दबाव में आके या हमने इस चीज़ को करा इसीलिए जो है ना ये चीज़ हुई है, अदरवाइज नहीं होती। तो वो अब इनके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि वो सारी अपनी लिमिटेशंस के बावजूद कितना उसका क्रेडिट ले पाएँ, जो कि मिलना चाहिए। श्रेय जाता है, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन का जो काम है वो असलियत तो वो यही हुआ है कि प्रेशर ग्रुप की तरह से काम किया है उन्होंने। और ये सरकार के अंदर भी ये मंशा रही होगी, ये कुछ उनका असेसमेंट रहा होगा कि ये इशू जो है वो ट्रैक्शन ले रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले तक तो सिर्फ 4 जाति की बात हो रही थी, है ना, हर प्लेटफॉर्म से। अब सडनली आप तैयार हैं सारी जातियां गिनने के लिए, और उस पे और कितने उसके लार्जर रिपरकशंस होंगे वो देखना आगे। तो अब ये सरकार को भी ये देखना है कि ये खाली एक विमेन रिजर्वेशन की तरह से अनाउंसमेंट हो गया जिसका क्या भी कुछ नहीं पता कब जाके लागू होगा और कैसे लागू होगा, या इसमें सीरियसली आगे अब काम होगा और इसमें फिर डेटा आएगा, और जो जितनी डेटा से बचती हुई सरकार है वो उस डेटा को कितना दिखाएगी और कितना उस पर अमल करेगी, वो सब देखेगी बात। मयंक सर, सवाल को थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। ये जनता किसको क्रेडिट देगी? ये तो आपस में क्रेडिट आप खुद को दे रहे हैं, लेकिन जनता इस चीज के लिए किसको क्रेडिट देगी? उस आइडिया को जिसको होना ही था। इसमें आप ये देखिए ना, आप सीक्वेंस देख लीजिए, क्रोनोलॉजी देख लीजिए। हम सीक्वेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। 31 हमको पता है 1931 में सेंसस हुआ, डेटा पब्लिश किया गया। 41 में सेंसस हुआ, डेटा पब्लिश नहीं किया गया। आज़ादी हो गई 47 में। इतना प्रेशर उस समय ही था कि 53 में एक कमीशन बनाना पड़ा, बैकवर्ड क्लास कमीशन, 53 में ही। फिर भी टाल मटोल होता गया। फिर 78 में एक और दूसरा कमीशन बनाना पड़ा है। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी 12 साल रोक दिया गया। लेकिन 90 में जब इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसके बाद से ये आइडिया बहुत तेज हो गया। और पता चला क्या कि 2001 के सेंसस से पहले वाजपेयी की सरकार के मिनिस्ट्री ने रेकमेंड किया था कि कास्ट हिस्सा होना चाहिए। और 2011 से पहले पार्लियामेंट में सारी पार्टी ने कहा था एक सुर में कि कास्ट इंक्लूड होना चाहिए। तो अब सोचिए कितना पावरफुल आइडिया था, जिसको कि कोई डिनाई नहीं कर सकता था। हाँ, पार्लियामेंट में हुआ, पब्लिक फोरम पे बोलते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो अब फाइनली गवर्नमेंट ऑर्डर भी आ गया है कास्ट सेंसस कराने का। तो इसका मतलब एक रियल क्रेडिट किसी को मिलना चाहिए। तो उस आइडिया को जिसको अब रोका नहीं जा सकता था मेरे हिसाब से, और उसी हिसाब से लोगों के, ये बेसिकली लोगों के प्रेशर का नतीजा है। और किसी एक आदमी को क्रेडिट देना, आप ही से पूछना चाह रहा था, इसको चर्चा के अंदाज में कर लेते, सवाल जवाब के अंदाज के बदले। उस आइडिया को क्रेडिट मिलना चाहिए, नो डाउट, आपकी बात 100 से 100% सहमत हूं मैं। लेकिन इस आइडिया का विरोध भी होता रहा। दोनों बड़ी पार्टियां, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो विरोध करती रही, जब बीजेपी सत्ता में आई तो वो विरोध करती रही। और दोनों पार्टियों के साथ एक टैग लगा हुआ है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये अगड़ों की पार्टियां हैं, इनके पास ब्राह्मण ठाकुर ये इस तरह के वो लोग हैं, इसीलिए ये उस पर उतना तवज्जो नहीं देते हैं। क्या इन दोनों बड़ी पार्टियों की वजह से बीते 75 सालों से ये चीज रुकी हुई थी, या 95 सालों से कह लीजिए? हाँ, बिल्कुल रुकी हुई थी। और थोड़ा सा 2014 के बाद ही देखिए ना, बड़ा आयरनिकल है, 2014 के बाद ही दोनों बीजेपी और कांग्रेस को एहसास हुआ कि हमको सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहिए। बीजेपी ने उसके लिए काम भी शुरू कर दिया था। जैसे मोदी की बीजेपी और उससे पहले की बीजेपी एकदम अलग अलग है। और इसमें ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, कल भी हम लोग चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा है। तो बीजेपी ने लीड लिया। कांग्रेस को लगा क्या कि हमको करना ही पड़ेगा कैचअप, इस आइडिया को पे राइड करना ही पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस ने भी 2014 के बाद ही कोर्स करेक्शन किया। उससे पहले कांग्रेस डिनाइल मोड में थी ओबीसी पॉलिटिक्स के मामले में, कम से कम। जो 2011 में जब वो तैयार भी हुए, जब यूपीए की सरकार थी, जब कास्ट सर्वे जिसको कह रहे हैं कि हुआ था, जिसके डेटा रिलीज नहीं किया गया, तब भी मुलायम और लालू का प्रेशर था, क्योंकि वो सरकार में साथ थे। वो उनका मतलब बिहार यूपी के लिए बहुत बड़ी बात थी। आप लोग तो उसे आगे आते हैं, बेहतर बता पाएंगे। जो वो मयंक जी की बात से जो उन्होंने कहा कि ये पब्लिक प्रेशर को क्रेडिट देना चाहिए कि वो अब इतना बढ़ गया हो, तो एक तो डेमोक्रेसी में पब्लिक प्रेशर आमतौर पे जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही आर्टिकुलेट होता है। तो वो पार्टीज़ जो कर रही थी इस चीज़ को पिछले कुछ सालों से उठा करके,
जो है ना मुद्दा बनाया इतना बड़ा कि सरकार को नोट लेना पड़ा और ये करना पड़ा, तो शायद कहीं ना कहीं क्रेडिट थोड़ा सा उन्हें भी देना पड़ेगा कि जो उन्होंने जनता की, अपने लोगों की बात को जो है ना बहुत ही मुखर होकर के रखा आगे और इस चीज़ को इशू बनाया इस तरह का कि सरकार को कि अब डिनाई नहीं कर सकते जगह का, कि उस आइडिया को वापस पब्लिक इमेजिनेशन में हम पिछले 2-3 साल में ही हमने देखा है, जो ये आइडिया वापस जो पब्लिक इमेजिनेशन में इतने जो है वो एम्फेटिकली जो कुछ पार्टीज़ ने रखा है और पूरा उसको मुद्दा बनाया है, उससे पहले उतनी चर्चा नहीं हो रही थी। मतलब जो रीजनल पार्टीज की तरफ से तो था, लेकिन ऐसा कोई नेशन वाइड डिमांड और इस तरह का मूवमेंट जो है पिछले बहुत सालों में हमने नहीं देखा। दूसरी अब बात, हम जब बीजेपी पर आए तो कहीं ना कहीं जो वो बात सही है कि सब जातियों में काम किया और बीजेपी को हर जाति का वोट मिलता है, और 2024 से पहले तक शायद वही प्रोजेक्ट था कि अब सबको जो है ना वो ये कास्ट के डिवीजन से हटा करके हर आदमी अपने आप को हिंदू के रूप में जाने, उसी से फ़ायदा है और वो उसी तरह से वोट करे। लेकिन शायद 24 के बाद में ये लगा कि वो सिर्फ 4 जातियों का जो हम डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं वो उसका उतना ट्रैक्शन नहीं है, और लोगों को अपनी कास्ट और इससे जो है ना वो अहमियत है उसकी, तो हमें उसको नकार नहीं सकते। तो वो क्योंकि जो वो 4 जातियों वाला कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस पूरे कास्ट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को निगेट करने वाली बात थी ना, कि हम इसको मानते ही नहीं जी, सब हिंदू हैं और उसमें 4 तरह के लोग हैं, खाली युवा हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं और किसान हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस है कि शायद वो नैरेटिव जो है ना उतना पोटेंट नहीं है, कास्ट अभी भी उससे ज़्यादा पोटेंट नैरेटिव है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये चीज मैं नहीं, हाँ, बस होड़ जो आप होड़ ऐसी लगी हुई है कि कल तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में पटाखे, हाँ, पटाखे भी उन्होंने- नहीं पटाखे तो चलाए, जो कुछ बोला उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इसका श्रेय हम हमारे लोगों को, लालू जी को, समाजवाद को जाता है, हमारी पार्टी को जाता है। उन्होंने कहीं भी कांग्रेस या राहुल गांधी को कि हमारे विपक्ष, इवन विपक्ष शब्द भी उन्होंने, इंडिया गठबंधन का भी नाम ना, नहीं इंडिया गठबंधन तो दूर है, विपक्ष भी नहीं, विपक्ष में तो गैर इंडिया वाले भी आ सकते थे, उन्होंने किसी को नहीं क्रेडिट किया। राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने ये कहा कि बिहार में भी, अच्छा हाँ, तेजस्वी ने भी कहा था कि बिहार में जो हुआ कास्ट सेंसस वो हमारे कारण हुआ, हमने किया इसको। वो ये बता रहे थे कि नीतीश तो मुख्यमंत्री थे, वो तो कभी इधर के मुख्यमंत्री उधर के मुख्यमंत्री आते हैं, असली तो उप मुख्यमंत्री ही है, जिधर का होगा उधर का वो काम करेंगे। तो उन्होंने अपने को क्रेडिट दे दिया। लेकिन जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट हमारा है, और हमारा ऐसे है कि तेलंगाना का जो कास्ट सेंसस है वो बिहार से अच्छा है, बिहार में गड़बड़ है वो नीतीश वाले में। तो इतनी होड़ मची है। हम ऐसा होड़ ऐसे एक बार देखे थे जब परमाणु परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, तभी विपक्ष में होड़ लगी हुई थी सब में कि हम हैं, हम तो चाहते ही थे। नरसिम्हा राव ने थोड़ा सा वो लेजी थे, दिमागी नहीं तो हो ही गया होता, फोड़ ही दिए होते। तो उसी तरह से ये है कि बस ये तो कर दिए डर के बाद, नहीं तो हम तो करने वाले थे। और इसीलिए देखिए कि श्रेय लेने की कितनी तेजी है कि अभी जब आएगा, ये तो सबको पता है कि जब सेंसस के बाद ओबीसी कितने हैं, ये सर्वविदित है कि वो 50% से ज्यादा है। अभी भी माना जाता है कि वो 54% है, वो 54 का 55, 56, 60% हो सकते हैं, यही होगा। बिहार में तो 63% है ओबीसी बिहार में, मिला। मैं देश की बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ये जहाँ हुआ है, एक उदाहरण के लिए। हाँ, जबकि बिहार में जबकि ज्यादा आबादी है ओबीसी की, मैं कह रहा हूं कि वही होगा। लेकिन अब चूंकि कल बीजेपी ने, मोदी सरकार ने उसका फैसला कर दिया, तो अब होड़ में हम पीछे ना रह जाएं। तो इसीलिए तुरंत तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसमें कहा कि अब हमें विधानसभा और लोकसभा की सीटों में जैसे SC/ST के लिए रिजर्व है वो सीटें चाहिए, तुरंत कहा, ताकि हम इसमें लीड लें। कांग्रेस ने तुरंत, राहुल गांधी जो पहले कहते थे उसको उन्होंने दोहराया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उनको आरक्षण की जो ये 50% की कैप है उसको 50% नहीं करना चाहिए, वो 60% हो गया EWS जोड़कर, हम उस कैप को हटा देंगे। तो ये होड़ लगी हुई है, और इस होड़ का नतीजा क्या निकलेगा, ये बहुत ज्यादा बिहार चुनाव के नतीजे बताएंगे। एक चीज़ और मैं इस पर अच्छा बताया, मैं याद दिलाऊं, कल जब हम ये चर्चा कर रहे थे और यहाँ आने के पहले, क्योंकि कैबिनेट की ब्रीफिंग खत्म हुई थी, तुरंत हम लोगों ने अपनी चर्चा की थी कैफे में यहाँ, और जब आप लाइव पे खड़े थे मयंक सर, आप बाबा जी के साथ,
और आपके साथ में विकास भी आ गए थे चैट पे। विकास ने ये खबर आप ही ने बताई यहाँ बैठते वक्त कि ये बात तय है कि 50% की कैप नहीं टूटेगी। ये सरकार के सूत्र उनको बता रहे हैं विकास को कि 50% की कैप नहीं टूटेगी। ये बात है शाम को 4:30-5 बजे की। 7-7:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने जो लीड लेने की कोशिश की वो यही ली कि भाई हम ये 50% की जो कैप है ये हम खत्म कर देंगे, क्योंकि 90% लोगों तक ये चीज़ें जानी चाहिए। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण है ही नहीं। कोई सीईओ कोई कॉर्पोरेट हाउस में दिखा दीजिए जो दलित हो, मतलब एक आदमी नहीं हो। उसने चुनौती देके होगा कि एक आदमी का नाम बता दीजिए मुझे, आप कहीं भी ऐसा कोई बन रहा हो। तो ये वाकई में सही बात है कि बिहार का चुनाव के ठीक पहले जो मुझे लग रहा है कि आप बात बिहार की कि सितंबर जब ये खत्म होगा सत्र मानसून का, इसके बाद इसमें क्या सेंसस को लेकर कोई कार्यक्रम बनेगा और सितंबर अक्टूबर के महीने में ये खबर होगी कि सेंसस शुरू हो रहा है। तो जब चुनाव चल रहा होगा नवंबर के आसपास, तो हो सकता है कि सेंसस करने वाले लोग जो हैं उनके पर्चे निकल रहे हों, उनके नाम आ रहे हैं और घरों में आना शुरू करें। तो बिहार चुनाव पे ऐसे असर पड़ेगा, मोमेंटम बनेगा, तस्वीरें आएंगी कि लोग घरों में आना शुरू हो जाएंगे। और बिहार के चुनाव नवंबर के बाद, अरे कहाँ है सर, आइए ना, आप कब से आपको 1 घंटे से फ़ोन किया जा रहा है। अच्छा, तो ये पूरी तरीके से बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर जो भी डेवलपमेंट हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि बिहार चुनाव से मतलब नहीं है। बिहार चुनाव से मतलब है, इसीलिए कास्ट सेंसस को लेकर इतना बड़ा फैसला किया गया है। हम कुछ बोलना चाहते हैं और उसके बाद एक सवाल पूछेंगे सबसे, इनसे पूछेंगे। इनको नहीं, इनको 4:30 बजने के साथ इनको कुछ काम हो जाता है, नीचे जाना पड़ता है, हमेशा डिले होते हैं, तो एक तो वो भी उतारना पड़ेगा। हम ये बताना चाह रहे थे कि कास्ट सेंसस ने, इस आइडिया ने, ये ऑपरेशन ने कास्ट सिस्टम को कितना इम्पैक्ट किया है। कुछ वर्ड आपने अपने पहले ऑब्जर्वेशन में कहा था, अगड़ा पिछड़ा। 81 का जो सेंसस हुआ था, एग्जैक्ट यही वर्ड यूज किया गया था। उसमें 5 कैटेगरी बनाई गई थी, ब्राह्मण, राजपूत, अगड़ा, पिछड़ा और दूसरे धर्म वाले और ओरिजिनल, यहाँ के ओरिजिनल मूल निवासी। 5 कैटेगरी था। फिर 10 साल के बाद लगा कि तो गड़बड़ हो गया, तो 1891 में सबने, ब्रिटिशर्स ने उसको चेंज करके 80 की बात करें ना, मतलब ये भी कंफर्म हो जाए, दर्शक कंफ्यूज जाएंगे। 1880 की बात, 81 और फिर 1891 में हुआ क्या, अंग्रेज के जमाने में। 10 साल के बाद अंग्रेज को लगा कि ये तो गलती हो गई, तो उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित 5 कैटेगरी बनाई। अनटचेबल, हाँ, दे कॉल इट अनटचेबल। 10 साल के बाद लगा क्या कि ये भी सफिशिएंट नहीं है। 2001 में और 1901 में ब्रिटिशर्स ने फिर चेंज कर दिया। उस समय तीसरा कैटेगरी आ गया, ऑक्यूपेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा कास्ट का। 10 साल के बाद फिर 1911 में, इस बार ठीक है, 1911 में फिर से रिवाइज कर दिया गया और उसके बाद से पूरा चेंज हो गया। 1911 में जो चेंज किया गया तो था कि जो कास्ट कितना रिचुअल फॉलो करता है उस हिसाब से उसको हायरार्की में प्लेस किया जाएगा। और 1911 से लेके और 1931 के बीच में बहुत सारे कास्ट ग्रुप बने जिन्होंने पिटीशन किया कि हम ये वैश्य हैं, हम ये क्षत्रिय हैं, हम ये ब्राह्मण हैं। और उसी समय रिचुअल के आधार पे क्लासिफाई किया जा रहा था, तो बहुत सारे रिचुअल ऐड होते गए कास्ट के साथ। और उसी समय जो बाद में सोशियोलॉजिस्ट ने कहा संस्कृताइजेशन का प्रोसेस, तो ये कास्ट सेंसस से हुआ। और उसी से जुड़ा हुआ मेरा है कि 31 में खत्म हो गया, 31 तक बहुत सारा चेंज हो गया। 2025 या 26 में जब भी होगा कास्ट सेंसस, हमको लगता है कि इसके बाद से कास्ट सिस्टम का अंत शुरू होगा। इसी में आपका और सबका ऑब्जर्वेशन चाहिए था। मूल सवाल ये था जो टॉपिक आज का, कि क्रेडिट वॉर जो चल रहा है, कि पोस्टर लग गए कि भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो राहुल गांधी की वजह से मोदी जी को ये फैसला लेना पड़ा, या बीजेपी कह रही है कि बीजेपी कह रही है तो हमेशा से ही विरोधी थे। चित्र जी इतना ज्ञान दर्शक आदमी आप हैं, आज हमारे लिए नहीं, कितना अच्छा उनको जाने दीजिए, आप उनको जाने दीजिए, उनका शो फंस जाएगा। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। ठीक, हाँ, सॉरी।
यही है, भूल गए। किसको क्रेडिट देगी जनता? आपको क्या लगता है? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये तो समर्थकों ने पोस्टर लगाया होगा, मान लीजिए। अच्छा है, समर्थक भाई, नेता के समर्थक ना हो तो फिर नेता काहे का, है ना। ये गाना था कोई हिंदी सिनेमा से, उसको हो करके अगर लगा रहा है तो उनकी मर्जी है। दूसरी चीज है कि जहां इन्होंने खत्म किया, मैं वहां से शुरू करता हूं। कास्ट सिस्टम खत्म अगर होता कास्ट सेंसस से, तो 1931 में खत्म हो जाना चाहिए था, या मंडल कमीशन के लागू होने के बाद खत्म हो जाना चाहिए था। कल भी जब हम ये बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि इसके अलग अलग वेरिएंट निकल करके सामने, कॉन्ट्रडिक्शंस भी आएंगे। वो कैसे मैनेज होते हैं, क्या ये कास्ट सेंसस जो होगा सिर्फ हिंदू में रिस्ट्रिक्टेड होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियंस, उसमें भी कास्ट वो होंगे या ढूंढे जाएंगे, या जैसे भी होगा। फिर कौन बहुत सारी होता है, मैं वही कह रहा हूँ, अभी वो ऑलरेडी होता है। बिहार में हुआ है ना सर्वे, अभी वो बिहार में मुस्लिम में भी खोजा गया। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी वो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी सेंसस ऑपरेशन पूरे देश पे लागू होता है, वो क्लैरिटी क्यों नहीं है? हर आदमी के पास जाएगा, वो सेम फॉर्म रहेगा, उससे भी पूछा जाएगा कौन कास्ट के हो भाई। सही कर रहे हो। तो उसमें उसका कॉन्ट्रडिक्शंस दूसरे फॉर्म में, क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे ग्रुप्स को रिलीजन के बेसिस पे एक होमोजेनस ग्रुप मान करके चलते थे, तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस भी सामने आएंगे। बहुत सारे स्टेट्स में सिर्फ कर्नाटक का आप एग्जांपल दे रहे थे, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे मुस्लिम कैटेगरी भी है जिसको ओबीसी में माना मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो होगा तो आप जितना शांति और शालीनता से कह रहे हैं, उतना शांति और शालीनता नहीं रहेगी। ये आप मेरी बात को मार्क कर लीजिए कि उस समय में ऐसा नहीं होगा। क्रेडिट लेने में क्या है, कल सुमित एक बात बोले थे, मैं उसी बात को फिर से दोहराता हूँ क्योंकि आज फिर वो अपनी बात दोहराएंगे नहीं, लेकिन वो कई बार एक फूड फॉर थॉट दे देते हैं। वो बोलते हैं और साथ में फूड फॉर थॉट दे देते हैं। कई बार हम लोग आपस में बहुत उलझते भी, और कई बार उनकी बात या हमारी बात से फिर बात आगे बढ़ती है। क्रेडिट कोई भी ले ले, किसके नाम से जाएगा? नाम ने ये कह दिया। हाँ, ये इसके नाम सर ने भी आज यही कहा। ठप्पा लगेगा मोदी का। कल इसी बात पे उस समय मुझे जाना पड़ा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी जिक्र आया कि वो करने के बाद हार गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के केस में वो विश्वासघात माना गया था, इसलिए कि लगा कि देवीलाल और उनके बीच में जो टसल हो रहा था उससे बचने के लिए उन्होंने इसको लागू किया, और अंत में मतलब उन्हीं का वो सफाया हो गया। लेकिन उसके ऑफशूट दो बहुत प्रोमिनेंट निकले, एक लालू प्रसाद यादव, एक मुलायम सिंह यादव, राइट। और भी प्रदेशों में मतलब जो भी चीजें उसकी हुई। इस केस में मोदी स्वयं ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फलाना चिलाना, बाकी सारी चीजें वो होती हैं। ये बात सही है कि बीजेपी इनिशियली इस चीज से मतलब डिटर करती रही कि कास्ट सेंसस हम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे या क्या है, या कुछ ऐसे भी बयान हैं जो निगेट करते हैं कास्ट सेंसस नहीं करवाने चीज को, नहीं करवाने वाली बात को कहते हैं। देखिए, जो विडंबना या रियलिटी क्या है, जैसे हम लोग कहते थे कास्ट रियलिटी है, वो कास्ट रियलिटी सेंसस के बाद और भी निकल करके आएगा। एक बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारा बच्चा, मेरा बेटा और बेटी, वो कास्ट की बात करिए तो वो खफा हो जाते हैं कि क्या कास्ट की क्या बात करते हैं आप लोग, उसका कास्ट से हमें क्या मिलता है, कास्ट का क्या होगा, उससे हमें क्या है, हम आइडेंटिफाई करके, मतलब मैं अपनी जाति नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी हमारी जाति है उस जाति से हमें क्या है, क्या आप लोग ये सब में लगे रहते हैं। कल को, आज तो इनॉमरेशन के लिए जब आएगा तो हम बता देंगे कि किसका क्या है, लेकिन ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कास्ट कॉन्शियसनेस क्या चीज़ होती है, ये मैंने डीयू में एडमिशन लेते वक्त देखा था। थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ, आई एम सॉरी, कि एक एनेक्डोटल वो कह रहा हूँ कि जब मैं एक मित्र के साथ डी स्कूल में गया था, उसको एडमिशन लेना था, मैं ऑलरेडी मतलब एनरोल्ड था अपने कॉलेज में, तो उसके लिए गया था मैं उसके साथ। हमारे सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े थे, राइट। लड़के ने अपना फॉर्म दिया, फॉर्म देते हुए वो लड़की उसका फॉर्म देख रही थी, तो उसने कहा कि तुमने ये क्या लिखा हुआ है, रिजर्व कैटेगरी? तो उसने कहा हाँ, मतलब। तो फिर वहां से बात वो निकल करके आगे जो भी संवाद हुआ, उस संवाद का विवरण देने में बड़ा वक्त लगेगा, बट देयर वाज अ सरप्राइज फैक्टर। सो अगर मेरे बच्चे को, जो आज अपने को कास्ट से आइडेंटिफाई नहीं करता,
जब कागज पे लिखा जाएगा, या हमारे परिवार में बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिजेस हैं जो मतलब कहीं कहीं वो हैं, बेनिफिट्स जब लेने होंगे तो वो बेनिफिट वाला कास्ट फिर आगे बच्चे के लिए एनमरेट होगा, उसके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो कास्ट खत्म होने वाली चीज, मतलब ये जो भी है वो आप एक तरह से, मैं जैसा मानूंगा कि आप किसी तरह के डिनाइल या फिलोसफिकल मोड में है कि कास्ट सेंसस होने से वो आप खत्म कह रहे हैं कि और बढ़ेगा। बढ़ेगा। मैं इस चीज को मानता हूँ। अब बच गया क्रेडिट वाली बात। बिहार चुनाव का सुमित ने जिक्र किया, ये बिहार चुनाव नहीं, मंडल कमीशन के जैसे रिपरकशंस आने वाले बहुत दूरगामी हैं, या आज तक मतलब वो एक जो डिवीजन हुआ मंडल फोर्सेस, नॉन मंडल फोर्सेस, बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को समाहित कर रही है, प्लस बाकी चीज। अब एक समर्थक वर्ग जिसको अग्रा बोल रहे हैं, जिसको माने कागज के लिहाज से जनरल कैटेगरी माना जाता है, उनको जनरल कैटेगरी कहते हैं, जो 4-5 फॉरवर्ड कास्ट या अग्रा वो कहते हैं, वो जनरल कैटेगरी का क्या होगा? वो जनरल कैटेगरी दुखी है, सच पूछिए इससे दुखी है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है इस समय। कल तक वो बिल्कुल उन्माद में था इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, कल 4 बजे के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो अल्लाह भाई अभी ढूंढ रहा है, वो इस पे मुखर नहीं है, वो इस पे मुखर नहीं है। उसका जब जिस फॉर्म में जब फॉर्म आगे बढ़ेगा तब वो हो सकता है कि मुखर हो, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बाकी अपना सपोर्ट लगभग प्लेज कर चुका है इस सरकार के साथ और इस सरकार की नीतियों के साथ। वो सपोर्ट ग्रुप वोट जाते जाते उसकी नाराजगी रहेगी नहीं, सामने जब दिखेगा कि हमारे सामने ये दूसरा प्रश्न है, या उसमें से कुछ तबका ये है। अब मान लीजिए जितनी जिसकी भागीदारी आती है, तो उसमें सबसे कम भागीदारी किसकी होगी? जिसका 1981 का सेंसस का ये जिक्र कर रहे थे दो बहुत विद्वान आदमी मेरे अगल बगल बैठे हैं, 1891, 1881, 1891। सबसे कम संख्या किसके निकलेगी? ब्राह्मण की। आप और सभी प्रोमिनेंट जगह पे आप वामपंथ में देख लीजिए, सबसे ज्यादा कौन है? वामपंथी अगर आप देख लीजिए, रेडिकल से भी देख लीजिए तो वो आपको ब्राह्मण मिलेंगे। आप सनातनी देख लीजिए, वहां तो भाई पूजा पद्धति सारी चीज वो ब्राह्मण मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे, वही मिलेंगे। बाकी जगह वो सबसे ज्यादा जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े उसमें आप ब्राह्मण और कास्ट जो अपर कास्ट में रखे जाते हैं वो लोग आते हैं। जितनी जिसकी भागीदारी होगी, तो फिर जो इस बात को चिल्ला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका क्या होगा? 3-3 सदस्य एक ही परिवार के फिर कैसे होंगे संसद के अंदर? होना चाहिए क्या? दूसरी चीज है, मेरा एक और भी कौतूहल है, कोई शांत करे तो करे, राहुल जी अपनी जाति क्या लिखेंगे? अगर ये पब्लिक निकल करके आएगा, मैट्रिलिनियल या पेट्रीलिनियल, जाति तो 2 ही तरह से डिसाइड होती है, माता से या पिता से, उनकी जाति क्या निकलेगी? वो तो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बता चुके। जनेऊधारी, लेकिन समस्या ये है कि जनेऊधारी जवाहरलाल नेहरू तक था, माता या पिता से डिसाइड होता है जाति, जाति और कहीं से डिसाइड नहीं। तो माता की जाति तो पिता से ही आई होगी ना, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की ना, और फिर फिरोज गांधी। आमतौर पे क्या होता है कि पिता से आती है, लेकिन आप मैट्रिलिनियल मान लीजिए तो सोनिया जी से आएगी या राजीव गांधी से आएगी। नाना से, परनाना से नहीं आ सकती। नाना तो मतलब इटली में है, परनाना से नहीं आ सकती ना। इशू ये है। तो वो एक बहुत ही कौतूहल का प्रश्न होगा, जैसे कौतूहल का प्रश्न ये हुआ था कि राहुल गांधी ने मैंने कोविड वाला शॉट लिया था कि नहीं लिया था, जिस समय वो रनवैक्सी की वकालत कर रहे थे। एक चीज इसमें जो कैसे समाज बदलेगा, जो मयंक जी ने फिर संजय जी ने भी कहा, देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा। कुछ साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक विधायक थे कोई मिश्रा जी, उनकी बेटी ने उनके ही ड्राइवर से, जो शायद अनुसूचित जाति का था, उसके साथ शादी कर ली। उस पर बड़ा हंगामा मचा। हाँ, मैं दूसरी जगह पे था उस समय, वहाँ न्यूज रूम में भी इस पर बड़ा हंगामा मचा। जो ब्राह्मण थे उनको ये लगता था कि ये बहुत गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि सामाजिक परिवेश का असर होता है, लेकिन जब समाज में बदलाव होता है और आर्थिक स्थिति सुधरती है तो चीज़ें बदल जाती है। कैसे कि उस विधायक की बेटी ने एक सामान्य दलित से शादी की तो हंगामा था, लेकिन एक ब्राह्मण की लड़की से रामविलास पासवान ने आज से 40 साल पहले शादी की तो हंगामा नहीं हुआ, या 45 साल पर, क्योंकि वो प्रभावशाली से थे, वो प्रभुत्व वाले थे। तो जब प्रभुत्व कास्ट सेंसस से जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं उनका अगर विकास होगा
उनकी माली स्थिति ठीक होगी तो ये चीज़ें टूटेंगी। जैसे कि संजय जी ने कहा कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता है, बात सही है कि ये नहीं पता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अनाड़ी रहते हैं। उनको धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो चीज़ें सामने आती हैं। जैसे मैं गांव में अपने जब था, मुझे कम से कम 10 साल 11 साल तक तो जब मुस्लिम अलग धर्म नहीं लगता था, एक जाति लगती थी, क्योंकि हम देखते थे कि वो रामलीला में आ ही रहे हैं, वो टमटम चलाई रामलीला में, वो अभिनय भी कर ही रहे हैं। और हमको बहुत ये होता था कि उनका भी कोई लगता है कि अपना पूजा पाठ करने के लिए, और अंदर मूर्ति ही होगी मस्जिद में। वो तो बाद में हमने देखा और कि यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली। तो ये चीज़ें बाद में, लेकिन इससे समाज में बदलाव ये आएगा जरूर कि धीरे धीरे लोगों में जो दबे हुए लोग हैं उनकी हालत जब सुधरेगी तो लोग उनसे और जो ऊपर के लोग हैं वो जातिगत जो दुराव है वो कम होगा, मुझे जो लग रहा है। इसी बात से एक चीज जोड़ूं, संजय सर का बड़ा इंटरेस्टिंग ये था जो उन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी बताया, या कि किसी और के बारे में कि उसके लिए वो रिजर्व कैटेगरी देखना पड़ा। तो मैं ऐसे ही बस अपनी इसके लिए पूछ रहा हूँ, मेरे मन में सवाल आया कि क्या ये लग्जरी कास्ट से ऊपर उठने की और कास्ट के बारे में ना जानने की, वो सिर्फ अपर कास्ट को, या कि जो थोड़ा वेल ऑफ है और लाइफ में थोड़ा कम अराइव कर चुका है उसी के पास है, जो पिछड़ा है या जो उसके अंदर कास्ट कॉन्शियस हमेशा से रहेगी? क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बात इन्होंने अभी कही ना, जवाब आपका उसी में है। रामविलास पासवान जी का इन्होंने उदाहरण दिया। उनके बच्चे क्या लिखते हैं या किस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं, रिजर्वेशन का ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब 2 शादियां होंगी तो अगर हमें बेनिफिट वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर हम वो बेनिफिट लेंगे। जो संस्कृताइजेशन की बात इन्होंने कही, वो संस्कृताइजेशन की बात द्विज होने की या क्षत्रिय कहने की या बाकी चीज कहने की, वो तब तक थी जबकि आपको लगता था कि समाज में हमारा स्टेटस इससे बढ़ेगा। जब रिजर्वेशन इफेक्टिव हो गया तो आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया जरिया जो है वो रिजर्वेशन है। इसीलिए आप देखिए जाट जो इतना इम्पोर्टेंट, वो तो रेस लगी हुई है, मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी जमीन जायदाद सभी मराठा पटेल, ये सारे के सारे ये एक्चुअली जो है वो अपर माने जो करेंगे ही, माने 80-90% हो जाएगा तो क्या 10% जो आया है वो तो उन्हीं के लिए है। तो उसमें वो जो है कि हमें जहां से बेनिफिट मिल सकता वो हम बेनिफिट फिर लेने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। यहीं पे अगर ये हो कि भाई आज जो सफेद कमीज पहना है, मैंने थोड़ा मतलब सफेद नहीं है या कोई भी, चलिए सफेद आप पहने, कोई काली कमीज मान लीजिए लेकर के आया है या काला वो दिखा दिया, नीला दिखा करके दे दिया, तो उसको 2 लड्डू मिलेंगे। तो वो 2 लड्डू वाले मतलब नीले वाले को लोग कहेगा अरे यार इसको तो लड्डू दोनों हाथ मेरे घर में सफेद दोनों हाथ में लड्डू। तो ये वाली जो चीज है ना, ये साइकी हिट करती है। आप चाहे जहां भी हो, आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मतलब हम सभी लगभग एक जैसी बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक चीज मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छी कही। अब हम सबको, ये जो भी नीति निर्धारक लोग हैं उनको सोचना भी चाहिए कि जब एक बार बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए रिजर्वेशन का, और उसके बाद आपका एक स्टेटस बन जाए, आप सोसाइटी में कहीं पहुंच जाए, एक कोई भी क्राइटेरिया आप तय कर सकते हैं। जो लोग अभी रिजर्वेशन मांग कर रहे हैं कि आप, अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है, अगर आपका एनुअल इनकम ऐसा है, अगर आपका ये है, तो जो ईडब्ल्यूएस में लागू हुआ, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसको उसी बेसिस पे मिलता है, तो उन लोगों को जो कास्ट की वजह से रिजर्वेशन मिल रहा है वो फिर नहीं मिलेगा। आप जो बात कर रहे हैं ना सुमित, क्रीमी लेयर तो एक बनाया गया है, वो तो लेकिन वो क्रीमी लेयर डिफंक्ट है, प्रैक्टिकली डिफंक्ट है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स के 1000 वो हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का भी मिसयूज बहुत हो रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए, देखिए एक तो जो माने कृषि वाले एरिया में है उसका तो कोई सर्टिफिकेट ही एज इट इज। आप देखिए लॉयर्स का क्या इनकम शो करना इजी है क्या? ऐसे बहुत सारे जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तुरंत में उस पर जंप करने की जरूरत नहीं है ना कि ईडब्ल्यूएस में अगरा है तो हम फिर अगरे के खिलाफ। मैंने अभी कहा था कि देखिए सबसे ज्यादा अगर आपको दूसरी दिशा में और इस दिशा में भी एक ही कम्युनिटी के नाम लोग मिलेंगे तो वही एक कम्युनिटी है जो हर भांति के दिशा में, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो उसके बाद आप जो सवाल में थोड़ा गड़बड़ा गया, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो ये कि समाज में समरसता लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए जो भी प्रक्रिया हो
जैसे भी हो, चाहे कास्ट सेंसस के जरिए हो या कास्ट को एबॉलिश करके हो, उस दिशा में कदम उठाने चाहिए, रादर देन राजनीति के लिए, दूसरा है रादर देन सियासी जिसमें फायदे ये हुआ था, करना। दूसरा एक आर्गुमेंट था कि जिन्हें एक बार कास्ट रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाता है उनको दोबारा ना मिले। लेकिन ये इतना लोडेड विषय है ना, पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है, इतना लोडेड है कि आप कास्ट का सिक्का एक बार उछाल दीजिए। तो बिहार का यही, आप कल मोहन भागवत के बात की चर्चा कर रहे थे, 2015 के चुनाव में क्या हुआ था बिहार, हाँ, 15 उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, किसी और तरीके से कहा था कि जब वो सक्षम मतलब हो जाएंगे, इस तरह की बात, तो लॉन्ग टर्म कुछ वो, तब उसके कारण क्या हुआ, इतना बड़ा इशू बन गया कि बीजेपी को उसमें इतना बड़ा नुकसान वहां पे उठाना पड़ा, और बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ सारा उस चुनाव के नतीजे का ठीकरा उन्होंने वहां पे फोड़ दिया। ये इतना लोडेड विषय है जिसपे कि आप कोई कह ही नहीं सकता, आप लाख आरक्षण विरोधी हों, लेकिन आप आरक्षण विरोध में खुल करके समर्थक में मंडल कमिशन के टाइम में लोग आए थे, अदरवाइज कोई पार्टी खुल कर एक चीज वो क्रीमी लेयर वाले मसले पे भी मेरा एक सिंपल सा मेरी बात ये है कि जो बात सुमित ने भी उठाई वो बड़ा आम आर्ग्यूमेंट है। हर आदमी कहता है कि जी ये एक बार मिल गया तो दोबारा ना मिले, या जो ये आदमी अमीर हो गया तो इसके बच्चों को क्यों मिले। तो वो मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट जो है ना वो बड़ा डिडक्टिव है, कि वो रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन को जो है ना एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की तरह से देखता है कि आदमी गरीब है, उसकी हालत हमने फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सुधार दी, अब वो बच्चे की फीस भी दे सकता है और कोचिंग भी करा सकता है और ये सारी चीज़ें करा सकता है। लेकिन जो पर्पस रिजर्वेशन का, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो आदमी का सोशल इक्वालिटी के लिए था, कि उसको जो स्टेटस, सोशल जस्टिस के लिए, कि उसको जो उसकी कास्ट की वजह से जो उसको कम देखा जाता है या उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भेदभाव ना हो कि ये आदमी इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी, क्योंकि वो छोटी जात का माना जाता है और ये समझा जाता है। तो उसमें आई थिंक उस पैरामीटर पे ये आर्गुमेंट सही नहीं उतरता कि आप एक स्टेज पे रिजर्वेशन खत्म कर दें, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस की बात नहीं, ये बात सही है, सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस की बात नहीं है, संविधान में भी यही बात है। आज भी अगर यही आरक्षण का आधार आर्थिक, अगर ये होता कि आर्थिक उससे जो है ना आपका सोशल स्टेटस भी जो है वो सुधर जाएगा, तो फिर आज ये सारा नौबत जो है वो 70-80 साल के बाद में नहीं होती, कि आज भी हर जगह जो है वो कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हर आदमी जो है ना वो शादी के ऐड से लेकर और हर चीज में जो है ना वो कास्ट प्रोमिनेंटली घोड़े पे नहीं बैठने देते नहीं, ये बात ये तो है। तो वो आदमी अगर उसका जो जिस लड़के को घोड़ी में बैठने के लिए गोली मार दी जा रही है, पत्थर मार दिया जा रहा है, उसका फादर अगर करोड़पति भी है, तो फिर वो आर्गुमेंट कहाँ स्टैंड करता है कि भाई ये नहीं। आसिम भाई, एक चीज मेरा ये है, हम जो समाज में देखते हैं कि जो आदमी आर्थिक रूप से सक्षम होने लगता है तो फिर उसके सामने फिर जाति का चक्र उतना नहीं चलता है। अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव में मैं देखता हूं कि जिस दलित की माली स्थिति अच्छी है, जिसकी तीसरी पीढ़ी जॉब में आ गई है, वो बिल्कुल अलग है, और उससे सभी लोग, अगड़ी जाति के लोग भी बड़े अदब से बात करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोगों की तरफ तो वैसे भी उतना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर सोशल जस्टिस के लिए भी इकोनॉमिक जस्टिस बहुत जरूरी है। इकोनॉमिकली उनका मजबूत होना जरूरी है। जब तक इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होंगे, आप शब्दों से उनको मजबूत नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने अम्बेडकर के साथ जब पूना पैक्ट किया तो बोला कि नहीं, हम मंदिर का दरवाजा खोल देंगे। उनके कहने पर उसमें मंदिर का दरवाजा खुल गया, लेकिन कहाँ खुला? 100 साल बाद भी नहीं खुला। तो इसीलिए एक वो उस बदलाव के लिए पावर और इकोनॉमी बदलाव। भाई आप देखिए ना, आप जो पिछड़ा कह देते हैं, कितने प्रदेश हैं जहाँ की मतलब राजपाट तो उन्हीं के पास है, सारा इम्पावरमेंट वही है ना, तो उसको कहाँ आप कहते हैं कि दरवाजे पे, उसके दरवाजे पे जाके सजदा पापोस तो सभी कर रहे हैं जिनको आप अगरा कह रहे हैं। तो इसलिए हम बोलने वाले थे कि सोशल बैकवर्डनेस वाला जो क्राइटेरिया आया, बीपी मंडल ने दिया 1978 में, जिसको 78 की रिपोर्ट 1980 में आई, 78 में कमीशन बना, 1980 में रिपोर्ट आई और उसको लागू 10 साल के बाद 1990 में। उस समय रियलिटी था वो सोशल बैकवर्डनेस। अब जो है वो, अब क्यों हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ओबीसी, दलित और मतलब ओबीसी, एससी, एसटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपके पास पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर आ रहा है, उसके बावजूद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सोशल बैकवर्डनेस भी है। तो अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में नए डिबेट के बाद हमको लगता है कि वो रिजर्वेशन का बेसिस भी
कुछ नया करना पड़ेगा। और क्या पता है, सेंसस से जो आंकड़ा आएगा तो पता चलेगा कि यादव सबसे संभ्रांत है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, जॉब्स में भी, रिप्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन आप छीन नहीं पाएंगे ना, मैं ये वही बात हम आपको छीन डिस्प्यूट नहीं कर पाएंगे। वही बात हम डिस्प्यूट करना चाह रहे हैं। सर नहीं, सही बात है सर, वही बात है कि इसमें ये जब जैसे ही आएगा सर, मयंक जी बिल्कुल, मयंक जी जो कह रहे हैं एकदम सही कि उसके बाद क्या होगा, गैर यादव या गैर कुर्मी जो उसमें सबसे मजबूत जातियां हैं ओबीसी की, उनके खिलाफ जो दूसरी जातियां हैं उनको लगेगा कि अरे अभी तक तो हमारा हक तो इन्होंने मारा। भाई जो भी आरक्षण का फायदा है, अगर एक या दो जातियों या शेड्यूल ट्राइब्स में आप देखिए कि मीणा को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। आप बिल्कुल, आप परिवार का परिवार, गांव का गांव, सही बात। लेकिन दूसरे शेड्यूल ट्राइब्स कई हैं जो कि आपको ऐसे ही खनाबदोश हैं अभी, तो वो चीजें वहां तक परकोलेट होके उन तक जाएंगी कि हमारा भी हक है और हमें बात कह रहे थे संजय जी, वो साबित होगी ना, आपस में समरसता होने की बजाय असमरसता हो। नहीं सर, समरसता के लिए नहीं, लड़ना तो पड़ेगा समरसता के लिए ना। सौहार्द कैसे? सौहार्द बिना लड़े नहीं मिल सकता है। मंडल आयोग जब लागू हुआ था, सौहार्द के लिए भी लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो देखिए आप खामोश बिल्कुल पा देते हैं, डिनाइल में रहते हैं। इसीलिए ये आप लोगों ने बात की कि अब चीजें समाज में बहुत बदल गई हैं, लेकिन नहीं, अपनी खत्म तो करेंगे ही, लेकिन क्योंकि मुझे भी कुछ बोलना है कि आपने कहा कि चीजें बदल गई, या कोई दलित बहुत अमीर हो गया तो वो अब उसको अलग तरह से लोग देखते हैं, या सर ने कहा कि अब सोशल बैकवर्डनेस वाली थ्योरी जो है वो थोड़ी पुरानी पड़ रही है, हमें कुछ नया गढ़ना पड़ेगा। वो कई बार पॉलिटिकल उनका जो उभार हुआ उस वजह से हुआ है। यूपी में बहन जी का सत्ता में आना वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। सिर्फ SC/ST एक्ट बनाने से बात नहीं बनी थी, वो राजीव गांधी के टाइम में बना और उसकी वजह से अब ज्यादा डिबेट होती है कि उसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है, वो एक फैक्टर है। लेकिन बहन जी का आना और वो जो दलित चेतना का जो उभार हुआ राजनीतिक तौर पे, वो धीरे धीरे वो जो मानसिकता आई है वो लड़ने से आई है। वो और उनकी वॉइस जो काशीराम है, बहन जी, मतलब यूपी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं वहां से खुद आता हूँ, उसके बाद से धीरे धीरे बदलाव आया है। ऐसे ही ओबीसी राजनीति जो मंडल के दौर से जो धीरे धीरे, जैसे उन्होंने लालू यादव या मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, जैसे जैसे वो हुआ, वो अवेयरनेस आई तो वो चीजें बदली है, वरना पहले वो उस ढंग से विरोध भी नहीं करते थे। हमने वो भी उदाहरण देखे। और अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे सेक्टर्स में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। हमारे अपने सेक्टर में, मीडिया में आप देखिए कितना रिप्रेजेंटेशन मुश्किल दलित ओबीसी का नहीं दिखता है। जुडिशरी में आप मुश्किल है, अब आप नहीं दिखता है। अब आप फिर जिस डोमेन में जा रहे हैं ना, जो वो बड़ा मुश्किल है कि मीडिया में नहीं दिखता। हमें कॉर्पोरेट में राहुल जी जो डिमांड सब रख रहे हैं वही डिमांड सब अब आप रख रहे हैं, तो वो एक कल के लिए राहुल जी रख रहे हैं, बात नहीं, बात में फैक्चुअल कर रहा हूं, आप उसको राहुल जी से जोड़ रहे हैं। कल फिर उस डिबेट पे करिए कि क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। आप फॉर बोलिएगा, मैं अगेंस्ट बोलूंगा। देखिए बात कल ठीक है, कल उस पर डिबेट कर लेंगे। मैंने बात रिप्रेजेंटेशन की, वो अगले उसमें डिबेट होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें देखिएगा कि SC/ST को फिर ब्रॉड होमोजेनियस कैटेगरी लेकर के या बाकी चीज को लेकर के उसमें चलिएगा, तो फिर होगा कि इसमें फला जात वाले कितने हैं, फला जात वाले कितने हैं, और फिर आपको मैं बता रहा हूँ नुकसान में सबसे ज्यादा आप ही रहेंगे। नहीं, वो नुकसान और फायदे की बात नहीं, बात यह है कि फैक्ट क्या कहता है। कास्ट सेंसस से कम जो सेंसस के साथ कास्ट होगा, चीजें क्लियर होंगी कि भाई जो किसकी कितनी संख्या है, संसाधनों में किसकी क्या हिस्सेदारी है। जो आपने बात की थी ना, कल के 4 बजे के पहले जो लोग डिनायल मोड में थे, निगेट कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए, उसमें से बहुत बड़ा तबका सोशल मीडिया पे आज लिख रहा है अगेंस्ट में। जो एक्सट्रीम राइट विंगर है, अपनी सरकार के लिए, अपने ही नेताओं के लिए जिस तरह के ट्वीट्स किए हैं उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो दिखा रहा है कि उन लोगों में कितना उनको दगाबाज महसूस हो रहा है कि हम लगातार आपके लिए बैटिंग कर रहे थे, हम लगातार आपके लिए पैरवी कर रहे थे, हम आपके लिए मशाल लेके आगे चल रहे थे, और आपने अचानक से फैसला पलट दिया। वही जैसे किसान बिल के समय हुआ कि आपके लिए हम सोशल मीडिया पे माहौल बना रहे थे और आपने पलट दिया, और अब हम कहीं के नहीं बचे, अब हम किसको मुंह दिखाएं। तो ये आई डोंट नो ये लोग क्या करेंगे। आपने जो शुरू में कहा था ना कि उनके पास ऑप्शन क्या है, तो उस बात मुझे याद आ गया ख़त्म करते करते। अब ये उनको तय करना है कि ऑप्शन है कि नहीं है, और अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी के साथ जाने से अच्छा यही है, तो हो सकता है वो इधर ही रहें। पर वो जिस तरीके से लिख रहे हैं वो बहुत गलत मैसेज जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक परिवार में 2 फाड़ हो गया। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।